नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेदी ने की पीएम मोदी से मुलाकात, बताया चमोली आपदा का हाल। सीएम ने राज्य में हिम्मत व जल संसाधन केंद्र बनाना बताया जरूरी। मंत्रिमंडल के विस्तार को मिली हरी झंडी, मुख्यमंत्री जल्द करेंगे प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार। 3 नए मंत्री बनेंगे, विभागों में भी होगा फेरबदल। केंद्र सरकार की उत्तराखंड को बड़ी सौगात, रुद्रप्रयाग में टनल निर्माण के लिए 225 करोड़ मंजूर। सड़क निर्माण के लिए भी 48 करोड़ की धनराशि होगी जारी। उत्तराखंड बजट सत्र को लेकर बड़ा फैसला, कोविड टेस्ट के बाद ही विधायकों और अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगा विधानसभा में प्रवेश। 5 महिला संत समेत 23 संतों की होगी महामंडलेश्वर पद पर ताजपोशी। जूना अखाड़ा सामाजिक सद्भाव में पेश हो करेगा अनूठी मिसाल। उत्तराखंड में फरवरी में हो रहा मार्च के मौसम का एहसास, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी के आसार, तापमान में लगातार इजाफा किया दर्ज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर सितारगंज से है, जहां पर क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बुधवार को सितारगंज पहुंचेंगे और वो दोपहर 2 बजे पीलीभीत रोड स्थित एसएच मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान विधायक सौरभ बहुगुणा ने बताया कि वो मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने उनके आग्रह पर यहां आने का आमंत्रण स्वीकार किया। बहुगुणा ने बताया कि जितने भी प्रदेश जिला मंडल के नए पदाधिकारी बने हैं उन्हें आज सम्मानित किया गया, उनसे पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान किया गया। अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। विधायक सौरभ बहुगुणा ने आभार व्यक्त किया है। अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। विधायक सौरभ बहुगुणा ने आभार किया व्यक्त। अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। डोईवाला के लक्ष्मीवाला में बना टोल टैक्स शुरू होने के दिन से ही विवादों में थे। लोगों से टोल की वसूली होने से डोईवाला क्षेत्र के लोग बेहद नाराज थे। कई बार टोल प्लाजा पर राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने भी प्रदर्शन किया। लगातार टोल फ्री करने की मांग को देखते हुए डोईवाला के भाजपा नेता विनय खंडवाल, जिला उपाध्यक्ष विक्रम सिंह नेगी के नेतृत्व में सीएम हाउस में सीएम के ओएसडी धीरेन्द्र पवार से प्रतिनिधिमंडल ने टोल टैक्स फ्री करने की बात कही, जिस पर सीएम के दिशा निर्देश पर सीएम के ओएसडी धीरेन्द्र पवार ने लक्ष्मीवाला टोल प्लाजा के अधिकारियों से वार्ता की और डोईवाला क्षेत्र के लोगों को टोल मुक्त रखने के निर्देश दिए, जिस पर टोल प्लाजा अधिकारियों ने सीएम के दिशा निर्देश को मानते हुए डोईवाला की जनता को टोल फ्री करने की घोषणा की। टोल संचालक उनको बैठाकर वार्ता करी और इस वार्ता का बहुत ही सकारात्मक परिणाम। बिल्कुल, हमारे सबसे पहले तो आप मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने भी बहुत सहयोग किया। जिस तरह से स्थानीय निवासी यहाँ पर अपने लिए जो टोल बैरियर का शुल्क है उसको माफ करना चाहते थे, उसको निःशुल्क रखना चाहते थे। ये बात पिछले जब से यहाँ टोल बैरियर आरंभ हुआ सब लोग चाह रहे थे कि ये, क्योंकि ये कृषि क्षेत्र है, यहाँ गरीब किसान रहते हैं और ये बात काफी दिनों से कही जा रही थी कि स्थानीय लोगों के लिए निःशुल्क किया जाए। इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि जब हमसे मिले तो हमने जो यहाँ संचालक है उनसे वार्ता की। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में धरना प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। एक तरफ जहां उपतल कर्मचारी धरने पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर दूर मेडिकल कॉलेज के 4th क्लास कर्मचारी से लेकर नर्सेज स्टाफ भी अपनी मांग को लेकर धरने पर है। धरना दे रहे कर्मचारियों को अब राजनीतिक दल भी समर्थन करने लगे हैं। इस दौरान समाज सेवी मनीष गोनियाल ने नर्सेज स्टाफ का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो दूसरी ओर आज कई बेटियां सड़कों पर हैं। मनीष का कहना है कि सभी नर्सेज स्टाफ ने कोरोना काल में अपनी जान को दांव पर लगाकर सेवाएं दी हैं, लेकिन हड़ताल पर बैठे संविदा कर्मचारियों को अस्पताल प्रशासन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कर्मचारियों की मांग है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण का बात है कि हमारी सरकार एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती है और महिलाओं को बोलती है स्वरोजगार के लिए।
हम आगे उत्साहित करेंगे। और जो हमारी छोटी बहनें हैं उनको कोरोना काल के महाकाल में जो उन्होंने काम करा उसको देखते हुए तो इन्हें परमानेंट इनको जॉब देनी चाहिए सरकार को। मैं सरकार से निवेदन भी करूंगा और चेतावनी भी देता हूं कि अगर ये इन्हें परमानेंट नहीं करते तो पूरा हम धरने में इनका पूरा समर्थन इनका साथ देंगे। खबर लश्कर से है, जहां कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लक्सर तहसील मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि काले कृषि कानून लाकर मोदी सरकार ने न सिर्फ देश भर के किसानों को बल्कि आमजन को भी आंदोलन के लिए मजबूर कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि काले कानूनों के खिलाफ कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि किसान 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। गूंगी, बहरी और घमंडी केंद्र सरकार उनकी बात सुनने की बजाय आंदोलन को कमजोर करने की साजिश करे। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर उमादत्त शर्मा व युवा कांग्रेस नेता अरुण चौधरी ने भी धरना सभा को संबोधित किया। मास्टर जगमेर सिंह जी, अभिनंदन। देखिए, जिस तरीके से ये 3 कृषि काले कानून हमारे देश पर थोपे गए हैं, हमारे किसानों पर थोपे गए हैं, उसके विरोध में आज पूरा देश जो है हमारे किसानों के साथ खड़ा हो गया है और जगह जगह इस तरीके से धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और ये एक साफ संदेश है सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए, केंद्र सरकार के लिए, मोदी जी के लिए, सभी के लिए, कि आपको ये कृषि कानून जो आपने थोपे हैं, ये काले कानून जो हैं, इनको वापस लेना ही होगा। हम बिल्कुल किसान के लिए लगे हुए हैं। जब से ये 3 बिल लागू हुए हैं तब से ही किसान कांग्रेस भी और मेन कांग्रेस भी और भारतीय हमारे राहुल गांधी जी ने पूरे उसको दे रखा है कि किसानों की लड़ाई को कांग्रेस पूरे देश में लड़ेगी। उसी के तहत हम पूरे प्रदेश में लग रहे हैं। और हमारी किसान कांग्रेस कमेटी कल भी जो है हमने जो है किसान यात्रा रखी है आपकी भगवानपुर में, और आज हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। इससे पहले भी हम धरने प्रदर्शन करते रहे हैं और आगे भी जो है हम उत्तराखंड किसान कांग्रेस कमेटी पूरे प्रदेश में जो है किसानों के मुद्दे को लेकर हमेशा करते। जब तक अन्नदाता इस देश में खुश नहीं होगा तब तक इस देश में खुशहाली नहीं आने वाली है। महाकुंभ के आगाज को जहां अभी कुछ ही समय बचा है तो वहीं सरकार की तैयारियां भी अंतिम पड़ाव पर हैं। वहीं ऋषिकेश में भी कुंभ को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। ऋषिकेश विधायक व उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि कुंभ के दौरान योग नगरी ऋषिकेश में भी श्रद्धालुओं का जमावड़ा जुटता है। इसको लेकर सभी मठ मंदिरों में तैयारियां कर ली गई हैं। साथ ही प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि समय समय पर मेरे द्वारा भी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है, जिससे कि कुंभ के समय श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं, मठ हैं और आश्रम हैं, तो सब लोगों की श्रद्धा हमारे इस क्षेत्र के लिए भी है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मैं भी बीच बीच में मौका मुआयना करता रहता हूँ। त्रिवेणी घाट हमारे यहाँ है, वहाँ की भी पूरी जानकारी हम लोग लेते रहते हैं। जगह जगह काम अभी भी हमारे यहाँ चल रहे हैं और जो व्यवस्थाएँ मेला की दृष्टि से होनी चाहिए वो प्रारंभ हो गई हैं। मुझे लगता है कि अभी चूँकि थोड़ा समय है, तब तक हम पूरी मुकम्मल व्यवस्था वहाँ के लिए भी जो आने वाले श्रद्धालु उनके लिए कर सकेंगे। और अब आपको हरिद्वार से बड़ी खबर बता देते हैं। कुंभ की तैयारियों में जुटा है प्रशासन। बड़ी खबर हरिद्वार से, कुंभ की तैयारियों में जुटा है प्रशासन। 3 मार्च को निकलेगी निरंजनी अखाड़े की पेशवाई। हजारों नागा सन्यासी पेशवाई में होंगे शामिल। 50 से ज्यादा महामंडलेश्वर करेंगे शिरकत। बता दें आपको कि 2021 तीनों बैरागी अड़ियों से जुड़े 18 अखाड़ों और 950 अधिक खालसाओं की नाराजगी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के लिए मुसीबत बन सकती है। बैरागी अड़ियों ने परिषद से खुद को अलग कहते हुए इसे भंग करने की घोषणा कर दी थी। हालांकि लगातार कुंभ की तैयारियां चल रही हैं। प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। 3 मार्च को निकलेगी निरंजनी अखाड़े की पेशवाई। हजारों नागा सन्यासी पेशवाई में शामिल होंगे।
3 मार्च को निकलेगी निरंजनी अखाड़े की पेशवाई। हजारों नागा सन्यासी पेशवाई में होंगे शामिल। 50 से ज्यादा महामंडलेश्वर करेंगे शिरकत। बता दें कि कुंभ का आगाज जल्द ही होने वाला है। कुंभ का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। इस बार 11 साल बाद कुंभ हरिद्वार में आयोजन हो रहा है कुंभ मेले का। और आपको बता दें कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ की तिथि नियत की गई है। और इस बार कुंभ मेला सिर्फ 1 महीने का ही होगा, वो भी 28 दिन का। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए करण खुराना हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। करण, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कुंभ की अवधि का हम लगातार जिक्र करते हैं कि 28 दिन का ही मात्र कुंभ है, और अगर अब हम बात करें साधु संतों की, तो साधु संतों ने यह सुनिश्चित किया है कि वो 3 मार्च को पेशवाई निकालेंगे। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या सरकार का इस पे कोई हस्तक्षेप है या फिर ये सिर्फ अखाड़ा परिषद के लोगों के ही मानता है? देखिए, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि साधु संतों ने अभी सुनिश्चित कर लिया है कि जिस तरह से कुंभ की जो परंपराएं होती हैं, उसकी अब वो तैयारियां शुरू करने वाले हैं, जिसमें धर्म ध्वजा, पेशवाई, नगर प्रवेश, इस तरह के कार्यक्रम रहते हैं। उसी क्रम में निरंजनी अखाड़े ने सबसे पहले ये 3 मार्च की पेशवाई निकालने जा रहे हैं, जिसमें हजारों नागा साधु जो मेरे ख्याल से जानकारी अनुसार हरिद्वार में आना भी शुरू हो गए हैं। साथ ही कई जो महामंडलेश्वर है हरिद्वार के, जो निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर है, जो इस समय हरिद्वार पहुंच चुके हैं या आने वाले समय में हरिद्वार पहुंच रहे हैं। जहां तक जानकारी है, कल का दिन महत्वपूर्ण है, 25 फरवरी का। 25 फरवरी तक काफी नागा साधु और भी बड़ी संख्या में हरिद्वार जो निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में शामिल होने हैं, वो यहाँ पहुंच जाएंगे। और 3 मार्च को एक भव्य रूप में पेशवाई का आगाज होने जा रहा है। ये कुंभ 2021 का सबसे पहला और सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। वैसे तो ये कार्यक्रम दिसंबर में ही हो जाते हैं, अगर ये कोविड के कारण कुंभ ना होता तो ये जो कार्यक्रम है दिसंबर में हो जाता, लेकिन इस बार दुर्भाग्यवश ये कार्यक्रम मार्च में होने जा रहा है। लेकिन निरंजनी अखाड़े ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, बड़े स्तर पर ये पेशवाई निकालने जा रही है। जी करण, अगर हम बात करें इस पेशवाई की और सरकार की अगर हम बात करें, तो सरकार लगातार एसओपीज पे एसओपीज जारी कर रही है। जैसे कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, तमाम तरीके के नियम कायदे कानून बना दिए गए हैं। 3 मार्च को ये जो पेशवाई निकलने वाली है, इसमें हजारों की संख्या में कह सकते हैं कि अखाड़ा परिषद के जो लोग हैं, नागा बाबा साधु जो हैं, वो पहुंचने वाले हैं। और अभी तक जैसे कि आपने बताया कि पहुंचना शुरू भी हो गए हैं। क्या इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप है? सरकार इसकी अनुमति दे रही है या फिर सरकार से इसकी अनुमति ली ही नहीं गई है, या फिर सरकार आने वाले समय में ये इसको लेकर कुछ बदलाव कर सकती है या एसओपी जारी कर सकती है? कुंभ जो है वो साधु संतों से जुड़ा हुआ और एक बहुत बड़ा आयोजन है, तो सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है। साधु संत जो भी फैसले लेते हैं, सरकार उसमें अपनी हामी आमतौर पर भर देती है। अगर बात करें एसओपीज की, वो ज्यादातर श्रद्धालुओं पे लागू है। साधु संतों पे एसओपी लागू करके शायद मेरे ख्याल से सरकार कोई बड़ा बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहेगी। तो ये जो भी एसओपीज लागू हैं, ये श्रद्धालुओं के लिए लागू है। साधु संत का जो 3 मार्च का कार्यक्रम है, उसमें मेला प्रशासन, चाहे वो मेला अधिकारी दीपक रावत हो, चाहे वो अपर मेला अधिकारी हरबीर सिंह हो, चाहे वो कुंभ मेला आईजी संजय गुंजाल साहब हो, ये सब अपने स्तर पे साधु संतों के साथ जाकर पेशवाई मार्ग का निरीक्षण भी कर रहे हैं। जहां से पेशवाई निकलनी है उस एरिया का भी निरीक्षण कर रहे हैं। साथ में जहां आके नागा साधु रुकेंगे वहां का भी निरीक्षण कर रहे हैं। तो जब सरकार की तरफ से जो यहाँ पे अधिकारी नियुक्त है, जब वही सारे उनके साथ हैं, उस पूरी तैयारी में कर रहे हैं, तो ये तो साफ तौर पे दिख रहा है कि सरकार का पूरा सहयोग और पूरा साथ है ही। लेकिन जो भी एसओपी जारी है वो श्रद्धालुओं के लिए है। साधु संतों जो अपनी मान्यता अनुसार कार्य शुरू करने वाले हैं, उसमें शायद कोई रोक टोक नहीं मिलेगी। जी कारण, लेकिन जिस तरीके से आप ये बात कह रहे हैं कि साधु संत अगर कुछ करना चाह रहे हैं, उसको लेकर जरूर सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही है, लेकिन फिर शिविर लगाने पर मना ही क्यों? शिविर लगाने के लिए क्यों मना कर दिया गया है? क्यों जो साधु संत चाहते थे उस तरीके से वो माहौल देखने को नहीं मिलेगा कुंभ मेले में? इसमें हम कुछ समय का भी परिक्षेत्र दे सकते हैं, जहाँ पे एक शिविर, तंबू, टेंट, ये सब एक तरह से दिसंबर से लगने शुरू हो जाते थे और ये अप्रैल तक रहते थे। आज के परिप्रेक्ष्य में फरवरी का माह निकल चुका है, अगले महीने मार्च आ रहा है। दूसरी बात, शिविर में जब लोग काफी संख्या में एक साथ रहते हैं, एक बाबा के अगर 4 शिविर है, तो उसमें जैसे हमने देखा है बचपन में भी कि बहुत सारे श्रद्धालु जो आते थे, जो उनके भक्त आते थे, वो एक साथ रह जाते थे। तो शायद उस भीड़ को रोकने के लिए, उस साथ को रोकने के लिए शायद सरकार द्वारा ये एक फैसला लिया गया है। और इसमें बात फिर वही आती है कि जो अखाड़े हैं, अखाड़ों के अंदर में जो छावनियां बन रही हैं, वहां पे तो लोग रुकेंगे, उधर भी साधु संत अपने स्तर पर अपने शिविरों, वहां पे शिविर लगा रहे हैं।
लेकिन जो खुले मैदान में शिविर होते थे उन पर रोक लगाई गई है। तो ये एक सरकार का, आप कह सकते हैं कि एक ये प्रैक्टिकल होना और जब धरातल पे होने में काफी कुछ डिफरेंस है कि जो सरकार कह रही है वो साधु लोग मार्च तक कितना लागू कर पाते हैं, उसमें पूर्णतः अंतर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं करण, जिस तरीके से हम लगातार कुंभ को लेकर दर्शकों को हर एक अपडेट दे रहे हैं, और एक अपडेट अभी और भी सामने आया है कि आस्था कलश की स्थापना की जा रही है। आस्था कलश कल 256 लगाए गए थे, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि इस बार प्रदूषण का भी, जैसे कि हमने देखा कि कोरोना काल में गंगा कितनी साफ हो गई थी, जिस तरीके से हमने देखा कि गंगा का पानी कितना स्वच्छ और निर्मल नजर आ रहा था, तो अब उस प्रदूषण को फिर से ना हो तो रोकने के लिए जो आस्था कलश लगाए जा रहे हैं, ताकि वो जो कपड़े प्रवाहित कर दिए जाते हैं या मूर्तियां लोग प्रवाहित कर देते हैं, तो उन सब से बचाने के लिए ये जो आस्था कलश बनाए गए हैं, ये कितना कारगर साबित होंगे, ये जानना चाहूंगी मैं। कि नमामि गंगे योजना के अंतर्गत ये स्थापित हुए हैं और मेला अधिष्ठान ने एक अच्छा सकारात्मक कदम उठाया है, लेकिन हमारे कह सकते हैं कि अवेयरनेस की कमी है। जब भी जागरूकता की कमी है, लोग आते हैं, आस्था कलश स्थापित होने से पहले भी बहुत से श्रद्धालुओं को अलग अलग तरीके से अपील की जाती है कि जब भी आप आए तो गंगा जी में अपने मैले कुचैले कपड़े ना प्रवाह करें या घाटों पे ना छोड़ें, उनको एक साइड में रख दें या डस्टबिन में कर दें या कुछ भी। कई जगह जागरूकता अभियान चलाए गए हैं, लेकिन आज तक अभी तक तो वो सफल नहीं रहा। लेकिन 256 जो आस्था कलश स्थापित किए गए हैं, काफी बड़े कलश नुमा वो बनाए गए हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि शायद लोगों में थोड़ी जागरूकता आएगी। जो लोग घाटों पे छोड़ते रहे वो वहां पे छोड़ देंगे। मेला अधिकारी दीपक रावत ने बताया कि जो कपड़े होंगे हम उनसे कारपेट बनवाएंगे। जो लघु उद्योग है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, वहां पे वो कपड़े हम लोग कारगर मतलब काम में ले सकते हैं, उस बारे में भी चर्चा की गई है। तो जो पहल है वो तो बहुत सकारात्मक है। बात घूम फिर के लोगों के जागरूकता पे आती है कि जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो यहाँ पे उस चीज को देख के कितना एक्सेप्ट करते हैं, कितना एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जी देखिए करण, कहीं ना कहीं आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जागरूकता का अभाव तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं आज गंगा जो इतनी अस्वच्छ है या इतना पोल्यूशन मिलता है, उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी आप जनता ही है। क्योंकि आप उनको लाख मना करेंगे कि आपको कपड़े नहीं डालने हैं या मूर्ति प्रवाहित नहीं करनी है या किसी भी तरीके की कोई गंदगी नहीं फैलानी, लेकिन लोग कहीं ना कहीं इसको आस्था से जोड़ने लगते हैं। क्योंकि घर में जो मूर्तियां आती है, कहते हैं उनको गंगा में ही प्रवाहित करना चाहिए, उससे उनको पाप नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की मानसिकता भी है। तो जागरूकता अभियान चाहे जितना चला लिया जाए, लोग आस्था से जोड़कर चीजें देखने लगते हैं, उसके बाद चीजें वही होती हैं कि गंगा आज इतनी ज्यादा पोल्यूटेड है। मैं जी बिल्कुल वही बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोग भी देखते हैं कि जब हरिद्वार लोग एंटर करते हैं, आप यकीन मानिए कि हाईवे पर गाड़ियां रुकती हैं। जिस गंगा के पुलों से, जिस पुलों से वो क्रॉस करते हैं, हाईवे पर गाड़ियां रुकती हैं। बड़े बड़े थैलों में जो अपने घर की पूजा का सामान होता है, जो अपनी मूर्ति, जो खंडित मूर्तियां हैं, जो खंडित पुस्तकें हैं, उनको लोग ऊपर पनिया भर भर के, हमने अपनी आंखों से देखा, कई बार वो गंगा जी में प्रवाहित करते हैं, गाड़ियां बैठते निकल जाते हैं। तो जब तक इस तरह का जागरूकता नहीं आएगी, आपने अपना घर का जो भी आप उसको मान रहे हैं कि वो घर का ऐसी चीज जो गंगा जी में प्रवाहित होना चाहिए, बहुत लोगों ने जागरूक किया कि आप गंगा जी में प्रवाहित करने से अच्छा है कि आप उसको किसी खड्डे में, क्योंकि माँ जैसे गंगा माँ है वैसी धरती माँ है, तो आप खड्डे में कर दीजिए, वो कंपोस्ट बन जाएगा, खाद बन जाएगा। लेकिन वही बात है घूम फिर के कि लोगों की जागरूकता जब तक नहीं होगी तब तक इसमें कुछ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल कह सकते हैं, क्योंकि आस्था कलश अगर लगाए गए हैं, और उम्मीद है कि आम जनता इस बात को समझेगी कि आस्था कलश उन्हीं की भलाई के लिए है, ताकि गंगा जो है वो पवित्र रह सके, गंगा का जो एक कहते हैं कि मोटिव होता है वो पवित्र रह सके। आपसे जानना चाहेंगे करण कि जिस तरीके से अवधि घटा दी गई है और साधु संतों में रोष देखा गया, और अब ये जो 3 मार्च को पेशवाई होनी है, क्या अभी इसको अवधि बढ़ाने को लेकर कोई चर्चा हो रही है, या फिर अब ये बिल्कुल फिक्स हो गया है कि 28 दिन का ही ये कुंभ होने वाला है? मार्च के शुरुआत में कुछ विधानसभा सत्र की भी एक विधानसभा सत्र में भी शायद ये मुद्दा उठ सकता है। साथ ही साधु संतों ने मंत्री मदन कौशिक से भी शायद वो कुछ मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन अवधि बढ़ने की उम्मीद तो जहां तक सूत्रों के अनुसार है, जानकारी जुटाई जा रही है, उसमें तो बहुत कम देखने को मिल रही है। साथ ही मैं आपको आज एक और नई अपडेट देना चाहूंगा कि जिलाधिकारी जो हमारे हरिद्वार जिलाधिकारी है सी रविशंकर, उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि 5 राज्य, पंजाब, केरला, महाराष्ट्र और 2 राज्य और हैं, कुल मिला के 5 राज्यों में वैसे तो सीमाओं पर रैंडम चेकिंग हो ही रही है, रैंडम सैंपलिंग हो रही है, लेकिन इन 5 राज्यों से आए हुए श्रद्धालुओं को
कंपलसरी है कि वो कोविड रिपोर्ट अपनी जांच करवा के ही हरिद्वार में एंटर कर पाएंगे। तो एक ये आज बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि पता लगा था कि करण, मैं चाहूंगी कि आप ये वजह भी बताएं कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है कि सिर्फ 5 राज्यों के ही जो लोग हैं उनकी कंपलसरी रिपोर्ट हो गई। मैं आपको बता रहा था कि 5 राज्य, जैसे कि बताया गया कि 5 राज्यों में फिर से कोरोना का डर या संक्रमण बढ़ रहा है, तो जी। उसी को देखते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार सी रविशंकर ने फैसला लिया है। और लाजमी है या हो सकता है कि थोड़ी देर में ये भी खबर आ जाए कि देहरादून में भी फैसला लिया जा रहा है कि जो भी इनके बॉर्डर में एंटर होंगे, चाहे वो छत्तीसगढ़ से हो, महाराष्ट्र से हो, पंजाब से हो, केरला से, और एक प्रदेश और है, मैं भूल रहा हूँ, तो 5 प्रदेशों में के श्रद्धालु या यात्री जो भी आएंगे वो कंपलसरी कोविड आएंगे, अदरवाइज उनकी एंट्री नहीं की जाएगी। जी। तैयारियों की अगर बात करें करण, तो कितनी तैयारियां हो चुकी हैं और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा इस बार कुंभ में? हम हर बार जब बात करते हैं तो इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि नया क्या देखने को मिलेगा कुंभ में। वैसे तो तैयारियां मेला प्रशासन अपने स्तर पर अच्छी कर रहा है, लेकिन बैरागी और जो ये अखाड़े हैं, इन लोगों के बीच में कुछ तैयारियों को लेकर ही कशमकश चल रही है। बैरागी अखाड़ों का कुछ आरोप है कि हमारी तरफ जो तैयारियों का जो स्पीड है, जो गति है, वो बहुत कम है और हमें कुछ जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। उसको लेकर कल परसों में अखाड़ा परिषद क्या जो अध्यक्ष हैं महामंत्री हरिगिरी जी, आज उनका बयान भी है कि वो जल्दी इसमें पटाक्षेप करके और इस मामले को सुलझाएंगे। अगर हम नई की बात करें तो इस बार आधुनिक लाइटों से हड़की पौड़ी सजाया गया है, साथ ही कई तरह के फाउंटेन्स लगाए गए हैं हमारे हरिद्वार के आसपास। वॉल पेंटिंग इस बार एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा। हालांकि लोगों की जागरूकता की वजह से, जो लोग जागरूक नहीं है उस वजह से थोड़े वॉल पेंटिंग भी विवादों में आई है। कई जगह ऐसे देखा गया है कि भगवान की वॉल पेंटिंग है और वहां पे कुछ लोगों ने गंदगी फैला रखी है, लेकिन वॉल पेंटिंग एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर लोग जागरूक रहे तो उससे हमारा हरिद्वार बहुत सुंदर लग रहा है। साथ ही हाईवेज एक बहुत अच्छी तरह तैयार हो चुके हैं, बाहरी बाहर हाईवेज बहुत सुंदर है। लाइटिंग पे बहुत फोकस दिया गया है। हम कोशिश करेंगे कि के न्यूज के माध्यम से बहुत जल्दी हम एक लाइटिंग को दर्शाने की कोशिश करें, जिससे हमारे दर्शक देख सकें बिल्कुल बिल्कुल करण, बिल्कुल करण, मैं चाहूंगी भी कि आप आगे जब कभी लाइव हो तो ये दिखाएं कि कैसा दृश्य हरिद्वार का देखने को मिल रहा है। करण, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से 10 लाख लोगों की श्रद्धालु की बात कही जा रही थी कि वो रह सकेंगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था है, ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश में भी जो अधिकारी है वो इस बात को कह रहे हैं कि क्योंकि हरिद्वार में अब 10 लाख लोग रह सकते हैं तो वो ऋषिकेश का रुख कर सकते हैं, इससे वहां पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो वहां किस तरीके से तैयारियां की जा रही है और वहां इस तरीके की कोई बात तो नहीं है कि नहीं अब वहां पर भी 10 लाख लोग से ज्यादा लोग नहीं रह सकते, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? जी देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि हरिद्वार और ऋषिकेश में बहुत छोटा फासला है, 20 से 25 किलोमीटर है हरिद्वार से ऋषिकेश, और हरिद्वार से ऋषिकेश की जो सड़कें वो बहुत शानदार बन चुकी हैं। तो निसंदेह जो लोग हरिद्वार नहीं रुक पाएंगे, या जो 10 लाख वाला जो परिसीमन अभी मेला प्रशासन द्वारा जारी किया गया है, अगर उस पर बहुत अच्छा काम भी करते हैं मेला प्रशासन की, बिल्कुल 10 लाख या 10 साढ़े 10 लाख लोग होते हैं, एग्जैक्ट लोग होते हैं, वो उनको वापस भेजते हैं या बाहर भेजते हैं, तो ऋषिकेश उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। और ऋषिकेश में कुंभ की तैयारियां भी चल रही हैं। ऋषिकेश भी अब छोटा शहर नहीं रह गया, ऋषिकेश अब एक बिल्कुल करण, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर आपको हरिद्वार में रुकने की जगह नहीं मिलती तो आप ऋषिकेश जाकर रह सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए करण आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता रहे थे कि हजारों नागा सन्यासी आपको बता दें कि पहुंचने लगे हैं और 3 मार्च से पहला जो शाही स्नान है वो शुरू होने वाला है। हरिद्वार को लेकर हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और जल्द ही आपको हरिद्वार में क्या कुछ तैयारियां हैं वो सारी अपडेट्स भी देंगे कि कैसे लाइटिंग व्यवस्था की गई है। और जल्द ही कुंभ मेला शुरू होने वाला है, जिसका इंतजार सबको था, इसका आगाज होने वाला है। फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।